नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इंटरनेशनल खबरों की बात करने से पहले कल ट्विटर पे लगातार दिन भर ट्रेंड करता रहा वर्ल्ड वार 3। अब क्या है, अपने यहाँ चुनाव चल रहा है तो इन सब चीजों पे बहुत ध्यान नहीं जाता। अपने यहाँ चमचा चमची ये सब ट्रेंड करता रहता है और इसी में सारे लोग उलझे रहते हैं। लेकिन ये जो तृतीय विश्व युद्ध की बात चल रही है या वर्ल्ड वार 3 की बात जो चल रही है, जिस वजह से ट्रेंड कर रही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इन्फ्लुएंसर ट्रेंड करा रहा है। जिस तरह दुनिया भर में स्थितियां बन रही हैं, अब ब्लिंकन कह रहे हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कराया जाएगा। ये सीधा मामला है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो अमेरिका और यूक्रेन के युद्ध में बदल जाएगा। एक और राजनयिक का बयान आया कि अमेरिका को सीधे रूस के ऊपर अब बम गिराने चाहिए, मिसाइलें गिरानी चाहिए। एक तरफ ये सारा तमाशा चल रहा है, मिडिल ईस्ट में यूएन ने कह दिया, आईसीसी ने कह दिया, आईसीजे ने कह दिया, सबने कह दिया युद्ध विराम के बारे में। आईसीसी ने तो अपने फैसले में, इंटरिम फैसला था उनका, जो साउथ अफ्रीका ने एक रिव्यू पिटीशन डाला था उस पर आया था, जिसमें बहुत क्लियर कहा कि राफा में ये सारा कुछ बंद होना चाहिए। और उसी रात को हम देखते हैं कि राफा के ऊपर फिर से एक बार यूएनआरडब्ल्यूए को एक कानून नेसेट में पास होने की बात होती है कि यूएनआरडब्ल्यूए जो वहां इमदाद पहुंचाने वाला संगठन है उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। और उसके तुरंत बाद यूएनआरडब्ल्यूए के कैंप में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर बम बरसाया जाता है और बताया जा रहा है कि 35 से ज्यादा लोग जलकर मर गए हैं वहां पर। और हमास भी कोई कम नहीं है। ठीक उसी वक्त हमास भी तेल अवीव पे दावा करता है कि उसने रॉकेट छोड़े हैं, उसने कई सारे इजराइल के सैनिकों को बंधक बना लिया है। उधर हिजबुल्लाह के साथ जंग बहुत ज्यादा तेज हो गई है, दोनों तरफ से लगातार रॉकेट फायर किए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि एस्केलेशन ऐसा है कि कभी भी युद्ध में बदल सकता है। प्रकाश भाई का कल मैं ट्विटर देख रहा था, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी थी। उन्होंने लिखा कि जब तक रफा में, जब तक गजा में नरसंहार जारी रहेगा तब तक तो बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी बची रहेगी, लेकिन उधर बाइडेन की कुर्सी इस युद्ध की वजह से जा सकती है, ऋषि सुनक की कुर्सी इस वजह से जा सकती है। हंगरी का उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया था। साथ में हम जानते हैं स्पेन ने, आयरलैंड ने, इन लोगों ने इसी बीच में फलस्तीन को मान्यता देने की बात की। तो पूरी दुनिया की स्थितियां बेहद उलझी हुई हैं। अपने यहां तो हम अंका डंका बजाकर खुश होते रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई डंका वंका नहीं बज रहा है। पूरी दुनिया युद्ध के खतरे के किनारे है और ऐसे में मुझे लगा कि प्रकाश भाई से डिटेल में जरा बात कर ली जाए कि किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। प्रकाश भाई, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत जो धन्यवाद अशोक। कल आपने लिखा था, मैं चाहता हूं उसी पर डिटेल में बात शुरू हो जाए। उसमें सारी चीजें, मुझे लगता है उसमें लगता है जो पूरी विश्व स्थितियां हैं आपने 2-3 लाइनों में समेट ली थी। मैं चाहता हूं कि उस पर थोड़ा डिटेल में बात हो जाए। देखें, अगर अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से दुनिया में कई जगह जो है फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं। लड़ाइयां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, गृह युद्ध है, तनातनी है, फौजें तैनात हैं। लेकिन जो दो चीजें हो रही हैं, एक जो यूरोप में घटित हो रहा है और एक जो पश्चिम एशिया में घटित हो रहा है, ये चीजें इतनी जिसे कहते हैं ना कि नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, कि अब आप लग नहीं रहा है कि अब यहां से कोई पॉजिटिव चीज निकल के आएगी और चीजें वापस लौटेंगी, नॉर्मलाइजेशन होगा और बातचीत से मामले को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर हम यूरोप को पहले देखें, हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा है, जो कि नाटो के मेंबर हैं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि हम नाटो में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार कर रहे हैं क्योंकि यूरोप युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। यह बात मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। 1 से 1.5-2 मिनट में नाटो के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, तो बहुत आम लोग भी होते हैं। और चूंकि भारत उस तरह से नाटो का मेंबर नहीं है, तो नाटो के बारे में कई बार हमारे यहाँ जानकारी नहीं है। तो 1-1.5 मिनट में बहुत शार्ट में नाटो के बारे में बता दीजिए। देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद आप जानते हैं कि यूरोप का बंटवारा हुआ, एक तरीके से नई सीमाएं बनी और एक खेमे का जो नेतृत्व था या कहें कि उसका प्रभाव था, वह था अमेरिका का, और दूसरे हिस्से पर वर्चस्व कह लीजिए, प्रभाव कह लीजिए, वह था सोवियत संघ का। तो अब यूरोप में दो खेमे थे। उस पीरियड में यह हो रहा था कि अमेरिका ने एक मार्शल प्लान बनाया, जिसके तहत उनकी कोशिश ये थी कि वो यूरोप
जो कि पूरा विध्वंस हो चुका था यूरोप का दूसरे महायुद्ध में, उसके लिए वो पैसा देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, साजो सामान देंगे। तो मार्शल प्लान के तहत बहुत सारे देश शामिल हुए और उनका प्रोग्रेस हुआ। उसी दौरान सोवियत संघ भी इस कोशिश में था कि जो राज्य, जो देश ऐसे हैं जो कि अभी अमेरिका के सीधे प्रभाव में नहीं है या हमारे हमारे पूरे प्रभाव में नहीं आ पाए हैं, उनके साथ कुछ विशेष संबंध स्थापित करें, कुछ विशेष समझौते हों। उस प्रयास में एक तरफ ये मार्शल प्लान चल रहा है और दूसरी तरफ सोवियत संघ की तरफ से ट्रीटी होती है, जिसमें पहला देश जो शामिल होता है फिनलैंड। अभी कुछ दिन पहले फिनलैंड जो है वह नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो जब फिनलैंड और सोवियत संघ के साथ जब जो संधि हुई थी, उसमें यह था कि फिनलैंड की विदेश नीति और रक्षा का जो पूरा भार होगा वह सोवियत संघ का जिम्मा होगा, और उसके बदले फिनलैंड ने मार्शल प्लान में शामिल होने से मना कर दिया, उसने सहायता लेने से मना कर दिया। तो पश्चिमी यूरोप को और अमेरिका को लगा कि ऐसे तो सोवियत संघ तो आधे यूरोप पे काबिज है, पूरा पूर्वी यूरोप, जर्मनी का आधा हिस्सा उसके पास है एक तरीके से, तो ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो उनके लिए लगा कि उनकी स्टडी, उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए उनके फायदे की राह में रुकावट पैदा हो सकती है। उस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया फिनलैंडाइजेशन, कि यूरोप का फिनलैंडाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब यूरोप के देश सोवियत संघ से विशेष संधियां ना करें। यह सारी चीजें जब चल रही थी, उसी समय सुरक्षा को लेकर भी एक चिंता थी, क्योंकि एक बड़ा युद्ध हुआ है। तो यूरोप के जो अमेरिका के साथ जो देश थे, उन लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, और इसमें यह तय हुआ कि यह एक सिक्योरिटी अलायंस होगा और हम आपस में एक दूसरे से सहयोग करेंगे, रक्षा सहयोग करेंगे, रणनीतिक सहयोग करेंगे, और कोई बाहरी हमला अगर हमारे ऊपर होता है तो हम लोग सब मिलजुल कर उसका मुकाबला करेंगे। यह नाटो बनता है। ये 1948 में जो बातचीत चल रही थी, बहुत सारी चीजें उस समय चल रही थी। आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हो रहा है, बहुत सारी और चीजें हो रही थी, उसमें ये भी हो रहा है। तो 48 में ये बातचीत पूरी होती है, मार्च अप्रैल में, और अगले साल 49 के शुरू में जो है इसका गठन होता है। और उसके कुछ साल बाद सोवियत संघ ने उसी मॉडल पर एक वार्सा पैक्ट बनाया, जिसमें भी लगभग वही बातें थी कि सोवियत संघ और ये सारे जो देश होंगे, जिसमें पोलैंड वगैरह, हंगरी वगैरह, उस समय रोमानिया, ये सारे देश थे, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, कि अगर हमारे किसी देश पर हमला होगा, सदस्य देश पे हमला होगा, तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे। यह नाटो का हिसाब किताब है। और एक चीज अब जंप करते हुए आए, जहां पे हम यूक्रेन पे थे, कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है, उस समय 16 देश इसके सदस्य थे नाटो के, और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वार्सा पैक्ट का भी विघटन हो जाता है, और कहा गया कि भाई जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो आप नाटो को भी खत्म करिए। और दूसरा ये कहा गया कि आप नाटो को पूर्वी यूरोप में विस्तार नहीं करेंगे, ताकि रूस के और जो सोवियत संघ से अलग देश हुए हैं उनके हितों को नुकसान न हो, उनकी सुरक्षा को कोई खतरा न पैदा हो। तो हुआ कि आप नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, पूर्वी यूरोप के देशों को आप शामिल नहीं करेंगे इसमें। यह एक मोटा मोटी बात तय हुई 1991 में, जब 16 सदस्य थे। अभी जब पिछले साल फिनलैंड इसका सदस्य बना है, अब संख्या 31 हो गई है। अभी लाइन में लगे हुए हैं यूक्रेन है, जो आपने ब्लिंकन वाली बात कही। हालांकि ब्लिंकन ने अभी जब कुलेबा, यूक्रेन के विदेश मंत्री, पिछले महीने अप्रैल के शुरू में वाशिंगटन गए थे, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि यूक्रेन जो है, बकायदा ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था कि यूक्रेन सदस्य बनेगा नाटो का। और अभी प्राग में इस हफ्ते विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है, नाटो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है, उसमें शायद कुछ फैसले लिए जाए। और एक और यूरोपीय देश जो रूस से सटा हुआ है, मालदोवा, उसकी यात्रा उससे पहले ब्लिंकन करेंगे, वो भी एक तनाव का विषय है। उसके साथ साथ जॉर्जिया में भी ये चल रही है बात की, एक पक्ष कह रहा है कि हमें जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर होना चाहिए। बाद में उनका इनफैक्ट यूक्रेन और जॉर्जिया का एप्लीकेशन एक ही साथ गया था 2008 में। तो ये नाटो की पूरी अभी तक की ये संक्षेप में ये कहानी।
वही हंगरी वाला जो बता रहे थे आपकी, हंगरी के प्रधानमंत्री ने नाटो पर देखिए, पुनर्विचार करने के लिए कहा है, वो उससे वहां हंगरी से ले लीजिए। हंगरी के प्रधानमंत्री बहुत पहले से कह रहे हैं कि यूक्रेन को लेके जो नाटो और यूरोपीय देशों की जो समझदारी है वो सही नहीं है। और उनका कहना है कि दो चीजें हो रही हैं। एक हो रहा है कि यूरोप की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा है। दूसरा उनका कहना है, और कई और देशों का भी मानना है, कि हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा थी, जो हमें रसिया से जो है सस्ता तेल गैस मिला करता था, वो अब बंद हो गया। अब महंगे दामों पे हम उसी चीज को, कान को उधर से पकड़ रहे हैं, हम दूसरे देशों के मार्फत खरीद रहे हैं। तीसरी चीज उन्होंने कही कि यूक्रेन का, चूंकि अब यूक्रेन के पास समुद्री मार्ग नहीं है, तो यूक्रेन का जो अनाज है, वह अनाज यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए वह अनाज यूरोप के देशों में यूरोपियन यूनियन जो है डंप कर रहा है। उसकी वजह से हंगरी, पोलैंड और कुछ जो देश हैं, उनके किसानों को बहुत भारी नुकसान होने लगा है, क्योंकि वह अनाज आने से मार्केट पूरा क्रैश कर रहा है। तो इन सारी चीजों को लेके कह रहे हैं हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान कि एक तो हमें इन सारी चीजों को ठीक से समझना चाहिए। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई रोकने के बजाय नाटो की जो उसका जो पूरा रवैया है, वह युद्ध की तरफ यूरोप को ढकेल रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखिए, नाटो में मेंबर बनने के लिए तो बहुत सारे देश जुगत लगाते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हंगरी पहला ऐसा देश कम से कम मेरी समझ में आया है कि जिसने कहा कि अब हम अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करेंगे। अब इसका मतलब यह है कि आगे नाटो के भीतर जो है हम थोड़ा सा और तनाव, तकरार जो है देख सकते हैं, ये स्थिति है वहां पर। और जब बात कह रहे हैं वो कि यूरोप युद्ध की तैयारी कर रहा है, जो बात आपने कही कि कल जो चल रहा था तीसरा महायुद्ध, तो यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। आप देखें अभी क्या हुआ है, एकदम संक्षेप में मैं आ रहा हूं। लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ अमेरिकी राजनेता, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे लोग कह रहे हैं कि या तो यूरोपीय सेनाओं को वहां उतारो, या जो हम हथियार दे रहे हैं उन हथियारों को रूस के भीतर हमले की इजाजत मिले, यूक्रेन को दी जाए कि वो उन मिसाइलों का, उन ड्रोनों का इस्तेमाल वो रूस के भीतर हमले के लिए कर सकता है। अब आप देखें इसमें क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो रूस ने क्या कहा कि अगर आपके हथियार हमारे खिलाफ चलेंगे तो हम आपके खिलाफ कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। तो होगा क्या, आपने ड्रोन या मिसाइल से मॉस्को में या पीटर्सबर्ग में और कहीं पे आपने स्ट्रेटेजिक प्लेस पे जो है हमले किए, उसके बदले में रूस ने फ्रांस या ब्रिटेन या XYZ कोई भी देश उसके स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमला किया। फिर अब जैसे ही आपने ये किया तो नाटो का चार्टर जो है, नाटो की जो नियमावली है, उसका 5वां नंबर जो है वो यह कहता है कि किसी भी देश पर हमला होगा तो सारे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो जैसे ही ये स्थिति होगी, रूस जैसे ही हमला करेगा इनके एसेट्स पर या इनकी जगहों पे, खासकर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट की जगहों पे, तो यूरोप बहुत फोर्स के साथ उसको रिटेलिएट करेगा, स्वाभाविक है। तब रसिया भी बहुत फोर्स के साथ रिटेलिएट करेगा। उस स्थिति में फिर इधर से भी होगा। उस स्थिति में रसिया जो है न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग करेगा, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस का मामला है। वह जो है न्यूक्लियर का जब प्रयोग करेगा तो दूसरे देश भी न्यूक्लियर का प्रयोग करेंगे और नॉर्मल न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगा। अब इसको हम देखें कि क्या यह सिर्फ यूरोप तक रहेगा। हम जानते हैं कि पहला महायुद्ध हुआ वो यूरोप तक सीमित नहीं था, दूसरा महायुद्ध हुआ वो यूरोप तक सीमित नहीं था। तो यह युद्ध कैसे यूरोप तक सीमित रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी में ताइवान, फिलीपींस, चीन, इन सारी चीजों को लेकर यहां भी जो है जमावड़ा शुरू हो चुका है और बयानबाजियां आने लगी हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि भगवान न करे कि वह दिन देखना पड़े, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक बड़े महायुद्ध, इतना देखिए, तीसरे महायुद्ध की बात तो बार बार होती रही है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था तो लोग कह रहे थे कि क्या तीसरा युद्ध शुरू हो जाए, महायुद्ध शुरू हो जाएगा। फिर बीच में और चीजें हुई, तो ये डर लगा रहता है, ये एक आशंका है, क्योंकि दुनिया 2 महायुद्ध देख चुकी है पिछली सदी में और उसके अलावा सैकड़ों युद्ध देख चुकी है। लेकिन हम आज जितना तीसरे महायुद्ध के करीब कभी नहीं थे अभी से पहले। इसमें पश्चिम एशिया को भी अगर जोड़ लिया जाए, इजराइल का जिस तरह से ईरान के साथ
हुआ, ईरान ने हमला किया, इजराइल ने बदला लिया, उधर लगातार हम देख रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ फ्लैश पॉइंट बढ़ता ही जा रहा है वो, और हमास के साथ जो लड़ाई शुरू हुई या फिर कहें गजा के साथ जो लड़ाई शुरू हुई, इसके पहले भी बहुत बार हुआ, लेकिन 6 महीने 7 महीने ऐसा लग रहा है कि साल भर भी चल सकती है, वो सस्टेन करेगी। और ये सब तब है जब सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव संगठन हैं, चाहे वो आईसीसी हो, चाहे वो आईसीजे हो, चाहे यूएनजीए हो, यहाँ तक कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल से भी एक प्रस्ताव आ चुका है, तो इन सबके बावजूद इजराइल जिस तरह से लगातार वहां पर लड़ाई जारी रखे हुए है, उसका कितना असर, क्या असर, कैसे कैसे पड़ेगा, क्या हो रहा है अभी फिलहाल? देखिए, पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में सबसे जो खराब मसला है, मरने और मारने के अलावा जो सबसे खतरनाक है, सबसे चिंताजनक बात है, जिधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इशारा किया है कि एक हमें नई सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है, एक नई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है दुनिया को। अभी क्या आप पश्चिम एशिया में देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कुछ कहे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, दुनिया भर के देश, मेजॉरिटी कंट्रीज अपील कर रही हैं, कोई असर नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट का कोई असर नहीं, और हजारों की संख्या में लाशें गिर चुकी हैं, उसका कोई असर नहीं। ये हम पश्चिम एशिया में देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो, जिसको हम पहले जानते थे कि भाई ठीक है लड़ाइयां होती रही हैं, लेकिन फिर लोग टेबल पे जुटते हैं, आगे पीछे होकर समझौते होते हैं, फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो सारा जितना भी मैकेनिज्म हो सकता है, पॉसिबल है, वो टूट चुका है। अरब लीग की बात नहीं इजराइल सुन रहा है, इजराइल अपने लोगों की बात नहीं सुन रहा है, जहां वहां पे आप देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे जेवी संगठन हैं, वो कह रहे हैं, रब्बाइयों के ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं, यूरोप और अमेरिका में जो यहूदी बसे हुए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अपील कर रहे हैं, वहां पर विपक्ष अपील कर रहा है। तो इन सारी आप देख रहे हैं कि जो भी आप जिसे कहें आधुनिक राज व्यवस्था, और जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं उसको, तो अमेरिका ही कहता है कि रूल बेस्ड ऑर्डर, एक ऐसी व्यवस्था जो कि नियमों पर चले। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कोई नियम मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए आज मैंने एक पेपे एस्कोबार का एक आर्टिकल शेयर किया है, वो उसमें एक बात मुझे बहुत कायदे की लगी कि आप बहुत आसानी से रूस को या चीन को, जो आज के डेट में बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका और कुछ और देशों के साथ साथ, कि आप इनको बहुत आसानी से कह दें कि ये तानाशाह चला रहे हैं, ये एग्रेसर हैं, आक्रामक हैं, इनके यहाँ तो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर रूल बेस्ड ऑर्डर की बात आप करें और आप कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जिसका आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, तो आप दूसरे देशों से, दूसरे ताकतवर देशों से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह नियमों को मानेंगे? तो वैसे, और आप ये चीज देखिए कि हम अभी आज किसी ने, मैं ट्विटर पर देख रहा था, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर की है। 1935 में किताब आई थी, किताब क्या है, 40-20-25 पेज का एक पैम्फलेट नुमा है, वार इज ए स्कैम। इसके जो लिखने वाले बटलर साहब थे, उस समय अमेरिकी सेना में उनसे ज्यादा सम्मानित कोई सैनिक नहीं था। उन्होंने कहा, लिखा हुआ है कि मैं अमेरिका के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ रहा था, मैं यूरोप में, अरब में, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ा, मैं लैटिन अमेरिका में लड़ा, मैं उनके अमेरिका के लिए, अमेरिकन के लिए मैं नहीं लड़ रहा था, मैं वॉल स्ट्रीट के लिए लड़ रहा था, मैं हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए लड़ रहा था, मैं जो और साजो सामान बनाती हैं, स्टील आयरन की फैक्ट्रियां, मैं उनके फायदे मुनाफे के लिए काम कर रहा था, मैं एक सैनिक नहीं था, मैं एक मर्सिनरी था। ये उनका लिखा हुआ है, जो अमेरिका का सबसे, अपने दौर का सबसे प्रतिष्ठित सैनिक है। तो हम एग्जैक्टली वही देख रहे हैं, जहां पे आप किसी तरीके का ना तो नियम कानून देख रहे हैं, बतिया रहे हैं, ना मान रहे हैं, ना कोई नैतिकता बची है, ना कुछ बचा है। और आप देखिए कि पश्चिम एशिया में एक और घटनाक्रम इसके बरक्स चल रहा है, और हालांकि वो बहुत धीमा है। किसी ने आज अरब लीग की तरफ से बयान आया कि ये क्या हो रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, तो किसी ने उस पर कमेंट किया कि
आखिरकार अरब लीग की भी नींद टूट गई कि भाई गाजा में इतना बड़ा जनसंहार चल रहा है इतने लंबे समय से। लेकिन वो चाहे जितना फ्रस्ट्रेटिंग हो अरब मुल्कों का जो रवैया है, लेकिन वहां बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जैसे देखिए, अभी मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं वो ईरान जा रहे हैं। ये सीरिया बड़ी में खबर है। बहुत बड़ी खबर है, और इसी के साथ एक और चीज हो रही है कि जब सीरिया को आतंकी देशों आतंकियों का समर्थन करने वाले देशों की सूची में जिस दिन अमेरिका ने घोषणा की, उसी दिन सऊदी अरब ने घोषणा की कि हम 2012 के बाद पहली बार जो है वहां राजदूत की नियुक्ति कर रहे हैं, नियुक्त कर भी दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी एक और इंपॉर्टेंट खबर आई कि ईरान और बहरीन अपनी कूटनीतिक रिश्ते स्थापित करेंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि पश्चिम एशिया के देश अभी ईरान के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई इसी बीच में। पश्चिम एशिया के रईसी साहब देश, की जो डेथ हुई। जी, और मतलब ऐसा लीडर जो कि एक ऐसे समय में वो व्यक्ति उसका निधन हुआ है, जब आप देखेंगे कि इजराइल के खिलाफ जो फिलिस्तीनियों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष का डिफैक्टो लीडर है वो ईरान आज के डेट में। आज जितना रेजिस्टेंस इजराइल के खिलाफ हो रहा है वो ईरान के बूते हो रहा है। और वैसे समय में राष्ट्रपति का और विदेश मंत्री का इस तरीके से मरना निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है। रेजिस्टेंस के लिए भी झटका है, ईरान के लिए भी झटका है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आप रईसी का पिछला फाइल खोल के आप चाहे जो बोले, हालांकि उसके भी अपने कॉन्टेक्स्ट हैं। 8 साल का युद्ध हो कोई लड़ रहा हो, और आप अगर हमारे शत्रु देश के जो है उसके फेवर में आप यहाँ माहौल बनाएं और अंदर में जो है आप डिस्टरबेंस करें, तो कोई भी हुकूमत आपको जो है वो डालेगी। वो हमारे यहाँ भी नियम है, उसको ट्रीजन बोला जाता है, राजद्रोह बोला जाता है। 8 साल लड़ाइयां चली थी, कितना ईरानी इराकी मारे गए थे उसमें। तो वो उस चीज को छोड़ दें, रईसी साहब के हेडलाइनर होने को छोड़ दें, तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने क्या किया। आप देखिए कि जो पिछले 10-15 सालों से अरब देशों के साथ जो ईरान के संबंध इतने बिगड़ गए थे कि हज पे आना जाना बंद हो गया था, उस चीज को उन्होंने किस तरीके से मैनेज करके सऊदी अरब के साथ अपने संबंध सुधारे, यमन में जो लड़ाई चल रही थी उसको रुकवाया। उसके बाद आपने देखा कि सीरिया को अरब लीग में उन्होंने शामिल करवाया दोबारा, और सीरिया के साथ सऊदी अरब और बाकी। तो हम लोगों को, और उन्होंने ईरान ने ब्रिक्स में मेंबर बना इस साल से, जो कि जिसमें भारत जिसका संस्थापक सदस्य है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब पश्चिम एशिया में खासतौर पे अरब मुल्कों का एक बार फिर से नए तरीके से कहीं से आपस में जुड़ना, या कुछ अमेरिका के नाक के नीचे कुछ अपना खड़ा करना, ये जो पूरा फ्रस्ट्रेशन है, जिस तरह से अमेरिका हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा रहता है, लगभग जबरदस्ती कर रहा है कि इजराइल और सऊदी अरबिया के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं। रास्ते कई बार खुलवाए, जब हूती ने रास्ते बंद करके रखे थे तो जमीन का रास्ता वो अमेरिका के कहने पे ही खोला गया। तो अमेरिका का कहा अभी टाल तो नहीं रहे हैं ये, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ये जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इनके सामने अल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है, रशिया, चाइना, ईरान और इस तरह के मुल्कों का और डीप साउथ का, उसके साथ कहीं अलाइन करने का, या उसके लिए कम से कम अलाइन होने के रास्ते खुले रखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अरब देशों के साथ 2-3 चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। आप एक तो निश्चित रूप से इजराइल का है, और यह सारे अरब के देश ये इस बात को जानते हैं कि इजराइल से वो गाजा और वेस्ट बैंक तक नहीं रुकेगा, वो ग्रेटर इजराइल में जाएगा। गोलान हाइट्स जो है सीरिया का उसके पास है, लेबनान पे वो काबिज रहा बहुत लंबे समय से। वो सिनाई पेनिनसुला लेने के चक्कर में है। अगर मान लीजिए कि आप फिलिस्तीनियों को भी सिनाई पेनिनसुला में अगर आप बसा दें और गाजा को खाली करा दें, तो एक तरीके से यही हुआ ना कि भाई उसने अपने अपने दायरे को और थोड़ा बढ़ाया। तो ये देश इस बात को जानते हैं। दूसरी चुनौती उनके सामने है कि कल तक, एक जमाने तक अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, चाहे वो इनके तेल के कारोबार के थ्रू हो, इनको हथियार देने के थ्रू हो, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अरब देशों को एक साथ रख के अपने सबके फायदे के साथ चलना हो, या अरब के शेखों के राजाओं के पैसे को पश्चिम में बहुत कायदे से जो है इन्वेस्ट करवाना हो। तो एक सिस्टम काम कर रहा था। आज अमेरिका बहुत जगहों से
विड्रॉ कर रहा है, मतलब जो अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में जो उसकी मौजूदगी थी, वह मौजूदगी बहुत घटी है। आप लगातार आप देख रहे हैं, इवन लैटिन अमेरिका में उसका जो है वजूद जो है वो घटा है। तो ऐसे स्थिति में अरब के देश, अगर मान लीजिए जैसे कि आज के डेट में बहुत छोटी सी उपस्थिति है अमेरिकी सैनिकों की इराक में और सीरिया में ऑक्यूपेशन के रूप में, लेकिन जो ठिए हैं वो ठिए हैं। अब अरब के देशों को भी यह दिख रहा है कि भाई तुम्हारा जहाज तो, तुम्हारे चाहे सैटेलाइट हो, चाहे रडार हो, या चाहे तुम्हारे युद्धपोत हो, वो तो इजराइल की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अरब के देश नहीं चाहते कि इजराइल वहां पे अमेरिका की शाह पर एक बहुत बड़ी ताकत बन के आए और फिर वो डिक्टेट करे रीजनल पावर्स को, बाकी रीजनल पावर्स को। एक तो वो है। तीसरी चुनौती यह है कि हम अपना जो हमारी इकोनॉमी है वो बेसिकली तेल पर आधारित है, इसको हम किस तरीके से और इसको डाइवर्सिफाई करें। एक तो ये है। दूसरा कि आप पिछले दिनों में देखें, अगर कुछ साल में, जैसे 2021 में चीन का और अरब के देशों का जो बिजनेस था, वह बिजनेस $300 अरब हो गया था, जिसमें $200 अरब का बिजनेस सिर्फ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ था। ये मैं 2021 का डेटा अभी मेरे पास लेटेस्ट नहीं है। और ईरान जो है सऊदी अरब और रूस के बाद चीन को सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अरब का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अभी कतर में इतना बड़ा वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल का, वो पूरा चाइनीजों ने बनाया, उसको चाइनीज कंपनियों ने मटेरियल्स सब बनाया। तो अरब को पता है कि जो राइजिंग पावर है, और हमारा इंटरेस्ट ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ों में नहीं है, ये तो हम 100-150 साल से देख रहे हैं डायरेक्ट। तो अब हमको टेक्नोलॉजी, बिजनेस, ट्रेड, और एक पॉइंट इसमें और मैं आपको जोड़ दूं कि अभी कुछ दिन में चीन में, बीजिंग में, चीन अरब देशों का एक वो होने जा रहा है, शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ देशों के, जॉर्डन, उसके लोग जा रहे हैं। और वहां पर ये बात नहीं होनी है कि कितना हमसे तुम तोप खरीदोगे, कितना ड्रोन खरीदोगे। वहां पे बात होगी कि भाई कहीं पुल बनाना है, कहीं रेलवे लाइन बनाना है, कहीं रोड बनाना है, और अब आप और हम चीन को चाहे जितना पसंद करें चाहे जितना नापसंद करें, सच्चाई ये है कि आज उसके पास इन सब क्षेत्रों में वो एक अग्रणी देश बन चुका है। बिल्कुल। तो पश्चिम एशिया अपना फ्यूचर जो है वह देख रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और एक लाइन इसमें जोड़ दूं, इसका एक हिस्सा आप देख रहे होंगे कि भारत के साथ भी उनके संबंध जो हैं वो लगातार, बिजनेस हो या आना जाना हो, बहुत सारी चीजें जो है बढ़ी हैं। तो वो चाहते हैं कि हम किसी एक दो लोगों के, देशों के उसमें ना रह के हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, ताकि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बचे रहें और हमारी सिक्योरिटी भी इंश्योर हो सके। उसमें अब बस यह आखिरी सवाल है आपसे कि अगर मान लीजिए तीसरा विश्व युद्ध होता है, मैं नहीं चाहूंगा, आप नहीं चाहेंगे, कोई भी सेन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई चीज हो, भारत उसमें कहां आपको दिखाई देता है? देखिए, भारत, मुझे नहीं लगता कि भारत, जो 2 विश्व युद्धों में हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, देखिए अभी विजय दिवस गया दूसरे महायुद्ध का, और कुछ समय पहले पहले महायुद्ध का, और हम आमतौर पर भूल जाते हैं। भारत उन देशों में है जो उस समय एक कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर का, लेकिन हमने बहुत ज्यादा अपने लोगों की कुर्बानी दी उन दोनों युद्धों में। बिल्कुल। तो अब जब हम खुद मुख्तार देश हैं, तो हमें बहुत सावधानी से उस पचड़े में पड़ना चाहिए। जैसे बहुत सारे देश कहते हैं कि भाई, खुद जयशंकर ने बयान दिया है कि यूरोप का प्रॉब्लम दुनिया का प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए, और हमारा प्रॉब्लम है, और यूरोप का प्रॉब्लम जो दुनिया का प्रॉब्लम है, ये कैसे हो सकता है? तो मैं समझता हूं कि भारत को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब स्टेट विजिट पर गए थे अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका, तो जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुआ था, जो स्ट्रेटेजिक समझौते का, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि हम अपने बंदरगाहों का और जो हमारे नौसैनिक अड्डे हैं
उन जगहों पर अमेरिकी नौसेना के आने वाले जाने वाले जहाजों की मरम्मत या उनको कोई मदद की जरूरत है या ईंधन या इस तरीके की चीजों के लिए हम मदद करेंगे अपने हमारे जो अड्डे हैं उन पर। तो यह क्या शांति काल के लिए ये प्रावधान रहेगा या युद्ध काल में भी यह प्रावधान लागू होगा? जैसे मुझे याद है कि 1991 में जो पहला खाड़ी युद्ध हुआ था, तो उस समय चंद्रशेखर की केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उसने अमेरिकी जहाजों को तेल भरने की अनुमति दी थी। आज अगर वैसी स्थिति आती है और अगर हमने अमेरिका के जहाजों के लिए या चीन के जहाजों के लिए या रूस के जहाजों के लिए अगर हमने इस तरीके की मदद की, तो इसका मतलब यह होगा कि हम एक पार्टी होंगे और वो उस स्थिति में हम भी इसमें लपटाएंगे। अब सपोजेडली मान लीजिए कि चीन पर हमला, चीन और अमेरिका की लड़ाई हो जाती है ताइवान को लेकर मान लीजिए, और उस स्थिति में चाइना को अटैक करने के लिए जो अमेरिकी जहाज जा रहे हो या पानी के जहाज युद्धपोत जा रहे हो या हवाई जहाज जा रहे हो, अगर हमने उनको मदद की तो चाइना इस बात को कैसे देखेगा? एक चीज। दूसरी चीज कि यह युद्ध, इस युद्ध में अगर हम शामिल होंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो हमारा नुकसान होगा। दूसरों के फटे में टांग अड़ाने का कोई समझदार नीति नहीं हो सकती है। लेकिन उससे अलग दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारत यह तो दावा करता है कि हम बहुत विश्व मंच में महत्वपूर्ण देश हैं। यह तो दावा करता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो है हमारी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। तो जब इन सारी ये जो हमारी हैसियत बढ़ी है, इसका टेस्ट कहां होगा? इसका टेस्ट होगा संकट काल में, और इससे बड़ा संकट तो आया नहीं है। हो सकता है कि मान लीजिए कि चुनाव वगैरह है, अब ये सरकार लौटेगी या कोई नई सरकार बनेगी, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि थोड़ा प्रोएक्टिव पॉजिटिव रोल जो है, सकारात्मक भूमिका आप निभाइए। कोई जरूरत नहीं है फालतू का बयानबाजी और इधर उधर किसी को गलत कहना, किसी को भला बुरा कहना, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप असर्ट करिए कि भाई ये क्या दुनिया में हो रहा है, भाई ये तुम गाजा में इतने लोगों को ऐसे कैसे मार सकते हो? आप रूस को भी कहिए कि आप भाई ये लड़ाई को थोड़ा सा ये करिए, आप यूरोप को भी कहिए, आप असर्ट करिए। संकट के समय ही तो पता चलेगा ना कि आपकी क्षमता कितनी है। आपने जिक्र किया वॉर इज स्कैम का और कहा कि सौदागरों के लिए युद्ध होते हैं, तो हमारे देश में भी पिछले कुछ वर्षों में कुछ सौदागर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब उन सौदागरों के इंटरेस्ट कहाँ हैं? युद्ध होने में है, युद्ध रोकने में है। ये सारी चीजें भी शायद अपनी तरीके से भूमिका निभाएं, लेकिन हाँ, मैं तो यही चाहूंगा जो आपने कहा कि इस पचड़े में भारत ना पड़े, बल्कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि है उनकी, आज उनकी डेथ हुई थी 1964 में। तो जवाहरलाल नेहरू का पूरा जीवन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात का गवाह था कि उन्होंने एक आवाज बनने की कोशिश की, शांति की आवाज बनने की कोशिश की, एक नया देश जिसके पास कुछ नहीं था और जो दरअसल 1962 में एक बार हार भी जाता है। इन सब के बावजूद जिस तरह से नाम बना के या बाकी तरीकों से, मैं आज सुबह ऐसे ही जो उनको श्रद्धांजलियां मिली थी ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहा था, कई जगहों पे मिल गई, तो सारी श्रद्धांजलियों में अगर कोई एक चीज कॉमन थी तो वो ये थी कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया कि उन्होंने जीवन भर विश्व शांति के लिए कोशिश की। तो बिना हथियार के, बिना बहुत बड़ी ताकत के, जैसा आपने कहा कि प्रोएक्टिव और मोरल स्टैंड लेकर भी दुनिया में आप महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डंका बजने जैसी बातें तो मुझे शर्मनाक लगती हैं। दुनिया में किसी का डंका नहीं बजता, बाइडेन का भी डंका नहीं बजता, डंके वाला टाइम गया। लेकिन हाँ, सम्मान जरूर मिल सकता है अगर आप एक मोरल स्टैंड लेते हैं और एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेते हैं। दुर्भाग्य से पश्चिम एशिया के पूरे संकट में वो स्टैंड कहीं दिखाई नहीं दिया। पश्चिम एशिया से हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, हम स्टैंड ले सकते थे, लेकिन कहीं हमारा स्टैंड दिखाई नहीं दिया। खैर, यही कल्पना करते हुए, यही बल्कि प्रार्थना करते हुए कि लोगों को सद्बुद्धि मिले और इस तरह का युद्ध न हो, क्योंकि दुनिया के लिए भयानक विनाशक होगा। सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जितने हथियार थे, उससे कई हजार गुना विनाशक हथियार दुनिया में बन चुके हैं। तो पता नहीं तीसरे विश्व युद्ध के बाद की कैसी दुनिया होगी, उस पर तो शायद न प्रकाश बात करना चाहे न मैं बात करना चाहूं, क्योंकि उसकी कल्पना करना ही आपको एक ऐसे भयानक दुस्वप्न से भर देता है जो अकथ है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।